तो हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। तो हम सब लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे। ग्रुप डिस्कशन में हम सब लोग ज्योग्राफी का घटना चक्र कर रहे हैं। इससे पहले हम सब लोग वर्षा पढ़ लिए हैं, पूरा वर्षा पढ़ लिए हैं और आपदाएं पढ़ लिए हैं, जो कि सूखा हुआ, चक्रवात हुआ, तूफान हुआ, इस सब के बारे में पढ़ लिए हैं। आज जो हम सब लोग पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। मिट्टी जैसे कि काली मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी हो गया, दोमट मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, इस सब के बारे में हम सब लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम सब लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मिट्टी, और सबसे पहले हम काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, काली मिट्टी को और क्या नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर, कपासी की मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम आदि नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम जाना जाता है? ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चेरनोजेम या रेगुर, ट्रॉपिकल चेरनोजेम, कपासी मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण हुआ है। किस लावा से? बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के कारण से, अपक्षय और अपर्दन के कारण से हुआ है इसका काली रेगुर मिट्टी का निर्माण। ठीक है। ये मिट्टियां दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। इसको याद रखिए, कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। कितना लाख वर्ग किलोमीटर? 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर। कौन? काली मिट्टी। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 16.6% भाग पर विस्तृत है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 16.6%। 16.6%, मतलब कि हाँ। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की आवश्यकता और मतलब कि लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। बताइए इसमें किसकी अधिकता होती है? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसकी अधिकता होती है। और लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। जैविक पदार्थ की इसमें क्या होती है? कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति का कारण होता है। बताइए, काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। ठीक है, समझ गए? बताइए, काली मिट्टी में तीव्र जलधारा की क्षमता पाई जाती है। काली मिट्टी में तीव्र जलधारा की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, हाँ। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपा हो जाती है। यह भीगने पर कैसा हो जाता है? ठोस और चिपचिपा। तथा सूखने पर आकंचित एवं दरार युक्त हो जाती है। जैसे ये सूखता है कैसा होता है? दरार, उसमें दरार आ जाती है काली मिट्टी में। और अगर ये भीगता है तो चिपचिपा हो जाता है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाला मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर एक परिपक्व मृदा है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर एक परिपक्व मृदा है। ठीक ना, जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच एवं जलवायु की प्रमुख भूमिका है। इसके निर्माण में उच्चावच एवं जलवायु की प्रमुख भूमिका है। तो इस तरह से हम पूरा काली मिट्टी पढ़ लिए। अब हम इसका शब्द मतलब कि प्रश्न कोश करते हैं, जो कि क्वेश्चन आंसर, जो कि विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है। बताइए, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? रेगुर मिट्टी। हाँ, अच्छा बताइए, ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी अभी बताएं। काली मिट्टी, हाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, 5 राज्यों में अधिकांश पाया जाता है। ठीक ना।
बताइए, दूसरा क्वेश्चन है, ये IAS प्री 2021 में पूछा हुआ है। भारत में काली कपासी मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? ऑप्शन दे रहे हैं, बताइए। बताइए, सुनिए, भूरी वन मृदा, बीदरी ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट और शिस्ट, सेल और चूना पत्थर। बताइए कौन आंसर होगा? क्या बोले, फिर से बोलिए। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? ऑप्शन दे रहे हैं, भूरी वन मृदा, विदरी ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट और शिस्ट, सेल और चूना पत्थर। सेल और चूना पत्थर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा विदरी ज्वालामुखी चट्टान। ऑप्शन नंबर बी जो अभी होगा, विदरी मतलब फिशर ज्वालामुखी चट्टान का, ठीक ना। रेगुर किसका नाम है? बताइए। काली को, कपासी को। काली। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है, ऑप्शन दे रहे हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड। सबसे ज्यादा ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र में है। ये 44वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, काली कपासी मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? रेगुर के नाम से। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी। बताइए, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? मतलब स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, मतलब मिट्टी को। हाँ वही नहीं, स्वतः इसमें इसको क्या बोला जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोला जाता है ना, वही स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, रेगुर या काली मिट्टी को, ठीक है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी। बताइए, लावा मिट्टियां पाई जाती है, ऑप्शन दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में, शिलांग पठार में। मालवा पठार में लावा मिट्टियां पाई जाती है। बताइए, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। बताइए, तो क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। झारखंड की काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बताइए। झारखंड की काली मिट्टी राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश में। हाँ, झारखंड की काली मिट्टी। देखिए, अब ये काली मिट्टी का पूरा हो गया। अब लेटेराइट मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बताइए, लेटेराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 ईस्वी में बुकानन द्वारा किया गया था। लेटेराइट मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन कब किया गया था? बुकानन द्वारा। कब किया गया था? 1905 में किसके द्वारा? बुकानन के द्वारा। बुकानन के द्वारा किया गया था। इनका नाम लेटिन भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईट। लेटिन भाषा के लेटर के मतलब लेटिन भाषा के लेटर से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? ईट। तो काली मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बुकानन के द्वारा किया गया था। भीगने पर यह मिट्टी मक्खन की तरह भांति मुलायम, परंतु सूखने पर काफी कठोर और ढेलादार हो जाता है। कौन मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। भीगने पर यह कैसा होता है? पूरा मुलायम, मक्खन की तरह। सूखने पर कठोर हो जाता है। हाँ, ये मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां हैं। ये कैसी है? मानसून सदृश है, मौसमी वर्षा वाली उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां। ये कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां। क्या हुआ? ये मिट्टियां मक्खन की तरह कैसी होती है? बताइए, कौन मिट्टियां मक्खन की तरह मुलायम होती है? लेटेराइट मिट्टी। बोलिए, तब ठीक रहेगा। उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विक्षालन की क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विक्षालन के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण जो तीव्र विक्षालन होता है ना, उसी के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। हाँ, देखिए, लेटेराइट मिट्टियां आंध्र प्रदेश की अपक्षालित मिट्टियां हैं। लेटेराइट मिट्टियां कैसा है? आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की लेटेराइट मिट्टियां आंध्र प्रदेश की अपक्षालित मिट्टियां हैं, जिनकी उर्वरता कैसी होती है? कम होती है। लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता कैसी होती है? लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है। ठीक है। इस मिट्टी में लो ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। इस मिट्टी में क्या क्या होता है? लो ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है।
प्रचुरता मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, मतलब लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होती है किसकी, किस मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में किसकी प्रचुरता ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नींद आ रहा आपको? नहीं सर। तो बोलिए। बोल रहे हैं सर। लो ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। इसमें किस फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना, कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। एक बार बोलिए अच्छा से। नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक अम्लों की कमी मिलती है। ठीक है। यह मिट्टी भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? केरल के पूर्वी तमिलनाडु क्षेत्र में, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार पर, पूर्वोत्तर के मेघालय में और पश्चिमी घाट पर। कहाँ कहाँ पाया जाता है? पहले देखिए, पश्चिमी घाट पर पाया जाता है, छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक ना, पूर्वोत्तर के मेघालय में पाया जाता है, पूर्वोत्तर मेघालय में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरल में, पूर्वी तमिलनाडु में, उड़ीसा, छोटा नागपुर में, पूर्वोत्तर मेघालय में, पश्चिमी और घाट। उसके बाद आ जाइए, एक और था पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, एक और था केरल है, मेघालय में। हो गया। बताइए, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह मिट्टी भारत के 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है, ठीक ना? हाँ, यह मिट्टी कितना पर विस्तृत है? 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह विस्तृत है। 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह मिट्टी, 80 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत से सर्वाधिक विस्तार हाँ। केरल में। इसका सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? केरल में। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है, ठीक है, जो कि मालाबार तटीय प्रदेश में है। और इसका सबसे बाद, इसके बाद में कौन है? महाराष्ट्र में। लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा केरल में, इसके बाद महाराष्ट्र में। कहाँ का बताइए? सबसे ज्यादा केरल में, महाराष्ट्र। केरल में आप बोलिए तब। लेटराइट मिट्टी के रासायनिक संगठन, देखिए, लेटराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। इन मिट्टियों के निचले भागों का अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय है। इन मिट्टियों के निचले भाग की अपेक्षा उत्तरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय है। बताइए तो, मतलब कि लेटराइट मिट्टी की अम्लता किधर ज्यादा और किधर कम है? बताइए। देखिए, मालाबार तटीय प्रदेश में जो क्या पूछे, लेटराइट मिट्टी की अधिक अम्ल की अधिकता, अम्लीय लेटराइट मिट्टी अम्ल की अधिकता किधर होती है ज्यादा? ऊपरी भाग में अम्लीय होता है। निचले भाग के अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय होती है। मतलब ऊपरी भाग की मिट्टियां जो है अधिक अम्ल होती है, निचले भाग की कम होती है। यही मेरा सवाल था। तो चलिए, लेटराइट मिट्टी जो है हम सब लोग पूरा पढ़ लिए, बस इतना ही है। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है? बताइए, भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? ऑप्शन दे रहे हैं, ये IAS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? भारत की लेटराइट मिट्टियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? ऑप्शन दे रहे हैं, वे साधारणतः लाल रंग की होती है, हाँ सही है, वे नाइट्रोजन और पोटास में समृद्ध होती है, नहीं उनका राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, जी नहीं, केरल में, महाराष्ट्र। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। काली मिट्टी में काली मिट्टी में काजू की अच्छी उपज होती है, और ये लेटराइट मिट्टी में काजू का अधिक उपज होती है, और यह मिट्टी साधारणतः लाल रंग की होती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। ये IAS प्री 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन। बताइए, हाँ, तो लेटराइट मिट्टी मिलती है कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। लेटराइट मिट्टी उत्तर प्रदेश नहीं, ऑप्शन दे, लेटराइट मिट्टी मिलती है, ऑप्शन दे रहा है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र। कहाँ बताइए? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, सबसे अधिक केरल में, सबसे अधिक केरल में। मैं तो इसमें दिया हुआ लेटराइट मिट्टी मिलती है, मतलब कहाँ मिलती है? इस चारों ऑप्शन में महाराष्ट्र में। क्या है कि पश्चिमी तट पर यह पाया जाता है ना, तो पश्चिमी तट पर तो है वो, महाराष्ट्र है, केरल है। या देखिए, अब ये जो होता है लेटराइट मिट्टी केरल में, महाराष्ट्र में, और कहाँ पे? महाराष्ट्र, मेघालय में, छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, पश्चिमी घाट पर होता है, पूर्वोत्तर मेघालय में होता है लेटराइट मिट्टी। तो इस ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र का आंसर हो जाएगा। और इसमें मतलब ये लेटराइट मिट्टी आप जो बताए हैं, इसमें
जो होता है कौन कौन चीज की खेती हो सकती है? काजू की और और टीपियोका, कहवा, कहवा, गन्ना, चाय। ये सब की। देखिए लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है, ऑप्शन दे रहे हैं, मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। बताइए। मालाबार तटीय प्रदेश। मालाबार तटीय प्रदेश में, मालाबार तटीय प्रदेश में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं। वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, सही है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, उनके उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नहीं, गलत है। ये गलत है। चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक ना। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना, पोटास, फास्फोरिक अम्ल की कमी पाई जाती है। ठीक है, समझ गए? बताइए, ये जो क्वेश्चन हम जो बोल रहे हैं ये IAS 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है? लोहे का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है? लेटेराइट। देखिए, अब तो हम सब लोग काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी पढ़ लिए। अब हम सब लोग दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या वो? हाँ, दोमट या जलोढ़ एक ही नाम है, दोमट मिट्टी। हाँ, दोमट। बताइए। देखिए, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या दोमट मिट्टी कहते हैं। जो नदियों द्वारा लाई जाती मिट्टी उसको क्या बोलता है? दोमट या जलोढ़। आप बोलिए, ठीक है, तब नहीं टूटेगा। आप तो कहिए ना। छोड़िए। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को दोमट या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दोमट या जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मृदाएं देश की 33.5% भागों में है। बताइए, जलोढ़ की कितनी प्रतिशत भागों में है? 33.5% भागों में है। 33.5% भागों में जलोढ़ मिलता है। और जो है ना, लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ कौन? जलोढ़। और इसकी कितना प्रतिशत है? 33.5। मतलब लगभग 33.5% ये भूभाग में फैला हुआ है और 11 लाख किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल इसका विस्तार हुआ है। ठीक है ना। यह मिट्टी जो कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ पंजाब से लेके असम तक, देखिए विशाल मैदानी भागों में, पंजाब से लेके पूरा असम तक ऐसे करके विशाल मैदानी भागों में पाया जाता है। पंजाब से असम। हाँ, साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? साथ साथ पंजाब से लेकर असम तक इस मिट्टी का विस्तार है। नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, वही ना, कावेरी महानदी, कृष्णा, कावेरी, इन्हीं सब घाटी में पाया जाता है। देखिए, इसमें जो होता है पंजाब से लेकर असम तक तो है ही, उसके बाद कहाँ तक? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। इनका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। इनका निर्माण कैसे हुआ है? छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। गाद। देखिए, इनका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद, मतलब जो वो जो मिट्टियां सब होती है ना, उसी के कारण। इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। हाँ, बताइए। दोमट मिट्टी में क्या होता है? धूसर हुआ वही, मतलब कि थोड़ा सा मिलावट हुआ। बताइए, दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैविक पदार्थ की प्रचुरता पाई थी। बताइए, दोमट मिट्टी में क्या अधिक होती है? पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैविक पदार्थों की प्रचुरता पाई थी। पोटास और फास्फोरिक एसिड, चूना और जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है। किस मिट्टी में? यही दोमट मिट्टी में। दोमट मिट्टी में। किस मिट्टी में? दोमट मिट्टी। फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हाँ, देखिए, इसके पोटास हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, चूना हो गया, जैविक पदार्थ की इसमें प्रचुरता होती है। ठीक है, परंतु ठीक है। और देखिए, लेकिन जो है ना, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी होती है। किसमें? नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी। दोमट मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी हो जाती है।
ठीक है। इसलिए दलहनी पौधा लगाने की सलाह दी जाती है खेती। फलीदार फसलों की खेती से इसमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। फलीदार फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजीकरण का स्थिरीकरण होता है वही आ गया। फलीदार के लिए। फलीदार के लिए। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और ह्यूमरस की भी कमी होती है, कमी होती है। इसलिए इसमें बोला जाता है फलीदार और दलहनी फसल लगाने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कि नहीं। ये मिट्टियां सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त है, जिनकी मदद से इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल एवं साग सब्जियों की खेती की जाती है। इसमें बहुत तरह की खेती होती है, मतलब चावल, दाल, गेहूं, गन्ना, कपास, तिलहन, ये सब फल साग सब्जियों की खेती होती है, क्योंकि इसमें सिंचाई करना सिंचाई के लिए उपयुक्त है। मतलब इस मिट्टी को सबसे उत्तम मिट्टी कहा जाता है। हाँ, सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मित्र कले का कण एवं 20% गाद का कण पाए जाते हैं, ठीक ना। 40% बालू, 40% कले और 20% गाद पाए जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी की जलन धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा एवं बड़े होते हैं। बलुई दोमट मिट्टी में क्या होता है, वो पानी को रखने की कम अवशोषित बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि इसके भारी मात्रा में रबे होते हैं, रबे और इसके जो है ना ये मतलब कि भारी मात्रा में रबे होते हैं एवं ये बड़े आकार के होते हैं, ठीक है। बताइए, जलोढ़ मिट्टी की 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। जलोढ़ मिट्टी को 2 उपवर्ग में विभाजित, एक होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको कि खादर बोलते हैं, और एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको कि बांगर बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है। तो देखिए, हम सब लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। इस मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी का विस्तार नदी के जो बाढ़ का मैदान है ना, उस क्षेत्र में पाया जाता है खादर वाला मिट्टी, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी का नवीन परत का जमाव होता रहता है। इस मिट्टी की जलधारा क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। यह मिट्टी कैसी होती है, सदैव उर्वर बनी हुई रहती है। अब देखिए, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी, ठीक है। बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। बांगर मिट्टी कहाँ होती है, बाढ़ के जो वहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता है, हाँ, सीधी सी बात है। कुछ ऊंचाई पर पाया जाता है। यहाँ मिट्टी का रंग गहरा, रक्ताव पूरा पाया जाता है, पीला। मिट्टी का रंग कैसा होता है, गहरा, नीला, भूरा पाया जाता है, जिसमें चूनेदार कंकर के पिंड अधिक पाए जाते हैं। बांगर मिट्टियों पर लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव मिलता है। यह मिट्टी कम उर्वर होती है। कौन मिट्टी, यही नहीं बांगर कम उपजाऊ होता है। इसमें नियमित उर्वरक की आवश्यकता होती है। अब एक होता है भावर मिट्टी। इसको देखिए, पहला तो नवीन या जलोढ़ मिट्टी हो गया, फिर हो गया प्राचीन मिट्टी, प्राचीन जलोढ़, एक होता है भावर मिट्टी। भावर जो है ना, एक बार और भावर के बारे में देख लेते हैं। भावर जो है शिवालिका के गिरिपद क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, ठीक ना। जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त होती है, इसे भावर कहा जाता है। भावर जो होता है ना, गिरिपद क्षेत्र के जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। भावर के शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिसकी मिट्टी स्थूल एवं गुटिका युक्त होती है, इसे भावर कहा जाता है। भावर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता और फॉस्फेट की कमी पाई जाती है। बताइए, नाइट्रोजन इसमें देखिए, ये जो भावर मिट्टी है, इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की प्रचुरता मतलब अधिकता होती है, और लेकिन फॉस्फेट की कमी पाई जाती है। किसमें, भावर मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है, हाँ, लेकिन फॉस्फेट की मात्रा जो होती है, फॉस्फेट की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, वेरी गुड। बताइए, यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राड नाम से जाना जाता है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को क्या बोला जाता है, राड। तो जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन भाग में, जलोढ़ मिट्टी को 3 भाग में, अच्छा, एक हो गया खादर, एक बांगर, एक नवीन हो गया, प्राचीन हो गया, भावर हो गया। वही हो गया खादर, बांगर और भावर। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ को कहता है, बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ को कहता है, एक भावर हो गया। तो चलिए, हम सब लोग जलोढ़ मिट्टी पूरा पढ़ लिए, अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, बताइए तो, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है।
भारत में सबसे जलोढ़ ज्यादा मिट्टी। जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? ऑप्शन दे रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी, ये तो सही है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? भारत में सबसे बड़ा हाँ। कछारी मिट्टी। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी, बताइए कछारी कौन? मिट्टी, कछारी मिट्टी सबसे ज्यादा, कछारी मिट्टी। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। बताइए, ऑप्शन दे रहे हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी आ गया तो बांग। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई मिट्टी का। बलुई मिट्टी का। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दोमट मिट्टी में ये क्या? बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, सभी प्रकार के कण। सभी प्रकार का। ये सभी प्रकार के कण। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है 53 और 55वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोमट मिट्टी में देखिए बालू कण भी होता है, चिकना कण भी होता है, पांसु कण जिसको कि हम लोग गाढ़ बोलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन था। अब देखिए मिट्टी में विविध मतलब मिट्टी और कितने कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हो गया पर्वतीय मिट्टी हो गया, यही सब बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मिट्टी में विविध में भारतीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लाल मिट्टी भारत में लगभग कितना है? 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर। लाल मिट्टी 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कौन? लाल मिट्टी फैला हुआ है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है, ठीक है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी में किसकी ज्यादा होती है? सिलिका और आयरन। सिलिका एवं आयरन की बहुलता अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसका? लाल मिट्टी में हाँ। सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है। अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए इस मिट्टी में सिलिका व आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका कैसा होता है? लाल रंग होता है, ठीक है। काली मिट्टी का लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देता है। लेकिन यह कैसी दिखाई? जल योजित रूप में, जल योजित रूप में यह पीला दिखाई देता है, ठीक है। कैसे दिखाई देता है? पीला मिलता है। पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी में किसकी किसकी कमी होती है? चूना पत्थर, चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फोरस, फॉस्फेट एवं नाइट्रोजन की और ह्यूमरस इसकी भी कमी पाई जाती है, ठीक ना। इसका विस्तार जो होता है कहाँ कहाँ देखिए, पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। इसकी कहाँ कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार। पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाने वाली ये मिट्टियां छिछली और अपरिपक्व है तथा इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफी अधिक होता है। बताइए तो पर्वतीय मिट्टी जो होता है हिमालय क्षेत्र की घाटियों के ढालों पर कितना ऊंचाई पाया जाता है? पर्वतीय मिट्टी हिमालय क्षेत्र की घाटियों पर कितना ऊंचाई पाया जाता है? 2700 मीटर से 2700 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई में ये पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टियां पाई जाती है। यह छिछली और अपरिपक्व होती है। इनमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात काफी अधिक होता है। पर्वतीय मिट्टी में किसका अधिकता होती है? कार्बन और नाइट्रोजन की काफी अधिकता पाई जाती है, ठीक है। ये मिट्टियां हल्की अम्लीय होती है। कैसी होती है ये मिट्टियां? कौन मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी हल्की अम्लीय होती है। मरुस्थलीय मिट्टियों का विकास सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म जलवायु दशाओं में हुआ है। ये राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, सौराष्ट्र मतलब गुजरात, कच्छ गुजरात, दक्षिण पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। ये मिट्टी रेत एवं बजरी से युक्त होता है। ये मिट्टी कैसी होती है? रेत एवं बजरी से युक्त होता है, जिसमें जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है।
दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार है: अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गारबेंजी बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। ये सब क्या करता है? ये सब क्या कहता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कौन? अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स और गारबेंज बीन्स, मटर, सोयाबीन। अल्फाल्फा क्या? एक सेबाल है, सेबाल है। तो चलिए हम सब लोग मिट्टी की विविधता जो होती है, ये लाल मिट्टी पढ़ लिए, उसके बाद पर्वतीय मिट्टी पढ़ लिए। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है? बताइए, जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन में दिया, मतलब कि इसमें मिलान करने के लिए दिया है एक क्वेश्चन, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी दे दिया है और राज दे दिया है। बताइए, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थल, और इसका मिलान करने के लिए दिया है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। बताइए, जलोढ़ मिट्टी इसमें कहाँ पाई जाएगी? उत्तर प्रदेश। काली मिट्टी महाराष्ट्र, और लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? कैल्शियम की। है? कैल्शियम की। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? मटर। ऑप्शन दे रहे हैं: आलू, सोगर्म, सूरजमुखी, मटर। इसका सही आंसर हो गया। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता बनाने के लिए गेहूं, चावल, उड़द, गन्ना। उड़द। देखिए, ये क्वेश्चन IAS 2010 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। किसकी कमी है? जस्ता की सर्वाधिक कमी है भारतीय मृदा में, ठीक है? देखिए, ये BPSC 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्यवास मृतिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है, ये जो होता है कहाँ पाया जाता है? कश्मीर, हिमालय में। जाफरान केसर की खेती को कहते हैं, ठीक ना? पौधे की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? यही पे जो है ना, करेवा मिट्टी होता है। हाँ, बताइए, पौधे की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक ना? निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? ऑप्शन दे रहे हैं: मृतिका, गाद, महीन बालू, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मृतिका का जो होता है इतना कम होता है, मृतिका, ठीक ना? मृतिका का, ठीक ना? अब देखिए, अब ये हो गया। अब अम्ल एवं क्षारीय मृदा पढ़ते हैं। कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? बताइए, मिट्टी का pH मान कम होने वाली मिट्टी की अम्लता, मिट्टी का pH मान कम होना मिट्टी की अम्लता को तथा pH मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को प्रदर्शित। pH मान कम होगा तो अम्ल, हाँ, pH मान अधिक होगा तो क्षार कहलाएगा। अब देखिए, अधिक अम्ल या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्यतः फसलें के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का pH मान 6.0 से लेकर 6 से 7 के मध्य आवश्यक है। इसको पूछता है, सामान्य मतलब जिसमें फसल होती है उसकी अम्लता कितनी होनी चाहिए? 6 से 7। मतलब pH कितना होना चाहिए उसका? 6 से 7 के बीच में उसका pH होना चाहिए, ठीक है? तेजाबी एवं मृदाएं अवसादी प्रकृति की होती है। तेजाबी मृदाएं कैसी होती है? मतलब एसिडिक मृदाएं जो होती है ना, सेडिमेंट्री प्रकृति की होती है। एसिडिक मृदा इनका विकास मुख्यतः भू आकृति, अम्ल मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय होता है। क्षारों की लीचिंग काफी बढ़ जाती है। उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लीचिंग से अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। अम्ल मृदा का निर्माण। अम्ल मृदा का निर्माण कैसे होता है? जो उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लीचिंग से अम्लीय मृदा। हाँ, उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लीचिंग से अम्ल मृदाओं का निर्माण होता है। एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग किया जाता है। जो मिट्टी एसिडिक है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें क्या प्रयोग? चूना मिलाया जाता है, चूना दिया जाता है, उसमें चूना का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? भारत में क्षारीय मृदा सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म भागों एवं दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में क्षारीय मृदा माने जो सूक्ष्म, अर्ध सूक्ष्म और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। हाँ,
इस मिट्टी की उत्पत्ति सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म भागों में जल तल के ऊंचा होने एवं जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण ऐसी होती है। ऐसी स्थिति में कोशिकाकर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बताइए, मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए किसका प्रयोग? जिप्सम का, जिसमें कि कैल्शियम सल्फेट रहता है। और उसमें था जो अम्लीयता को खत्म करने के लिए मिट्टी को मतलब कृषि योग बनाने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। जब क्षारीय मिट्टी को उसकी मतलब कृषि योग बनाने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं। हाँ, मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। हाँ, साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की आवश्यकता रहती है। मिट्टियों में जब सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। लवणीय मृदा का निर्माण कैसे होता है? जब सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक हो जाएगा तो लवणीय मिट्टी का, सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा जब अधिक हो जाएगी तो लवणीय मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। लवणीय मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में सबसे ज्यादा लवण वाला गुजरात है। ठीक है। लवणीय प्रभावी मृदा को लवणीय, क्षारीय एवं तटीय लवणीय में विभाजित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र कहाँ है? बताइए। उत्तर प्रदेश। क्षारीय उत्तर प्रदेश और लवण गुजरात। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा क्षारीय कहाँ? उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा लवण गुजरात में। जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात में होता है। सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात में। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है। संचित भूमि पर लवणी भवन होने के कारण मृदा अपारगम्य बन जाती है। तो यही है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। तो इसका देखिए क्वेश्चन क्या क्या आता है। ठीक है, देखिए IAS में इसका क्वेश्चन आया था, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का pH मान कितना होने की संभावना है? 6 से 7। यही IAS 1993 में आया क्वेश्चन। पूछ दिया था। हाँ, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तेजाबी मिट्टी को, हाँ, कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम मतलब चूना का, उसी को लाइम चूना पत्थर बोलते हैं। हाँ। मतलब तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूना का, लाइम का प्रयोग। ठीक है। बताइए, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? खारापन और मतलब जिप्सम का प्रयोग करेंगे। जिप्सम क्षार्य को दूर करने के लिए जिप्सम का दूर करने के लिए, और एसिडिक को दूर करने के लिए लाइम का प्रयोग। ठीक है। किसका प्रयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को दीर्घकालीन हल है? ऑप्शन दे, रॉक सल्फेट, फॉस्फेट, जिप्सम, खाद, यूरिया। जिप्सम का सही आंसर इसका जिप्सम है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। क्षारीय शब्द अधिक कहाँ होता है? अभी बताए थे आप, उत्तर प्रदेश बताए थे ना। क्षारीय लवण था गुजरात। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र बताइए? गुजरात में। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात। लवण प्रभावित गुजरात। बस यही सब है। और देखिए क्वेश्चन है, ये IAS प्री 2011 में पूछा हुआ, मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होती है। संचित भूमि में लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह जो है ना कुछ मृदाओं को अपारगम्य बनाता है। ठीक है, आप बहुत आराम से बैठे हुए हैं। ठीक बैठे। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बनाने के लिए उपयुक्त है? बताइए। अम्ल मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेगड़ मिट्टी। अम्ल मिट्टी। चाय बागानों के लिए अम्ल मिट्टी उपयोगी है। चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी का मतलब उपयुक्त माना जाता है। ठीक है। चाय बनाने के लिए अम्लीय मिट्टी क्वेश्चन पूछा था। हाँ, चाय बनाने के लिए अम्लीय मिट्टी का प्रयोग। ये यूपी PCS 2002 में पूछा है। अब देखिए, मृदा अपरदन एवं इसमें सुधार कैसे मृदा अपरदन होता है, इसमें सुधार कैसे किया जाए। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु, पवन आदि द्वारा मृदा के ऊपरी अवकरण के क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, मतलब मृदा जो ना वायु, जल और पवन के द्वारा जो मृदा का कटाव होता है इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है,
मृदा अपरदन के कई कारण होते हैं, जिसमें निर्वनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, झूमिंग कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, परिवहन एवं संचार संसाधनों द्वारा प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन एवं अवरोध तथा अंधाधुंध खनन आदि मुख्य है। बताइए तो इसमें से मतलब कि मृदा अपरदन के कारण बताइए, कई कारण है, बताइए। जैसे हो गया अत्यधिक मात्रा में पशुचारण, अत्यधिक मात्रा में पशुचारण, झूमिंग कृषि कीजिए, औद्योगिक निर्माण हो गया, परिवहन का निर्माण हो गया, खनन का हो गया, इस सबसे क्या होता है, मृदा का अपरदन हो रहा है। अंधाधुंध खनन, पौधे की कटाई, झूमिंग कृषि, नवनीकरण, ठीक ना, ये सब क्या है, मृदा का अपरदन का कारण है। ठीक है, भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र कहाँ है, कहाँ बताइए। अपरदन से जो चंबल और यमुना नदियों का उत्खात क्षेत्र है, चंबल और यमुना नदी के पश्चिमी ठीक ना, चंबल नदी और यमुना नदी का उत्खात भूमि क्षेत्र है। हाँ, और ये देखिए भूमि क्षेत्र और जो है ना पश्चिमी हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र एवं छोटा नागपुर ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, महाराष्ट्र की काली मिट्टी से काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा का, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र इत्यादि प्रमुख है। तो मतलब कि भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जैसे कि चंबल और यमुना नदी हो गया, उसके बाद पश्चिमी हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र हो गया, छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद ताप्ती से साबरमती घाटी तक हो गया। मृदा अपरदन कहाँ कहाँ होता है वो चीज है, ठीक ना। और हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, चंबल घाटी क्षेत्र हो गया, खो खड्डा, और ये देखिए आस में कहाँ कहाँ हो गया बताइए तो। महाराष्ट्र का काली क्षेत्र नहीं, चंबल अरे बताइए, चंबल और यमुना नदी के उत्खात भूमि। हाँ, उसके बाद पश्चिमी हिमालय का गिरिपाद, छोटा नागपुर का पठार, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ सब जन अपरदन काली मिट्टी क्षेत्र। हाँ, और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का शुष्क क्षेत्र, यहाँ जन ये अपरदन यहाँ ज्यादा होता है। ठीक है, भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खो खड्डों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। अवनालिका अपरदन के कारण चंबल घाटी में किसका निर्माण हुआ है, खो खड्डों मतलब वही गड्ढा उड्ढा का निर्माण हुआ है। ठीक है, अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। ठीक ना, वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों के छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिका अथवा बीहर अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है। किस प्रकार है देखिए, मृदा जो है ना, मृदा अपरदन प्रक्रिया का क्रमिक देखिए कैसे होता है। जैसे कि हो गया कि असफाल बूंदाघाट अपरदन, असफाल बूंदाघाट अपरदन, ठीक ना। इसमें क्या होता है, वर्षा की बूंद के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को असफाल या बौछार या बूंदाघाट अपरदन के नाम से जाना जाता है। तो बूंदाघाट अपरदन किसको बोला जाता है, बूंदाघाट अपरदन किसको कहा जाता है। जैसे कि देखिए बूंदाघाट अपरदन, जैसे कि वर्षा की बूंदें पड़ रही है ना, तो बार बार वर्षा की बूंदें पड़ रही है, तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि मिट्टी ढीली हो जाती है और वह बह जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बूंदाघाट अपरदन बोलते हैं। और होते हैं परत अपरदन, जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है। परत अपरदन क्या हुआ, जब मिट्टी जो ना जल के साथ बहने लगती है उसको क्या बोलते हैं, परत अपरदन। और रील अपरदन, जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती है। रील अपरदन क्या हुआ, जब मिट्टी में छोटी और कम गहरी नाली बन जाती है। जैसे कि रील अपरदन क्या हुआ, जब मिट्टी में देखते हैं छोटी छोटी नाली बन जाती है, उसी होकर मिट्टी बहती है, उसको क्या बोलते हैं, रील अपरदन। एक होता है अवनालिका अपरदन, जब रील अपरदन की नलियां बड़ी एवं विस्तृत हो जाती है। अवनालिका अपरदन क्या होगा, जब रील हुआ, जब छोटी छोटी नलियां होती है, जब वो नली बड़ी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, विस्तृत हो जाती है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, अवनालिका अपरदन, उसको अवनालिका। एक होता है धारा चैनल अपरदन, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है और चैनल को तब तक अपरदित करती है जब तक वह स्थान ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, धारा चैनल अपरदन। मतलब धारा चैनल अपरदन क्या हुआ, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है, जब जल जो है मोटी धारा मतलब बहुत बड़ी धारा में प्रवाहित होने लगती है
और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वहाँ ढाल नहीं बन जाए, जब तक वहाँ ढाल नहीं बन जाए। तो उसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं धारा चैनल अपरदन। धारा चैनल, हाँ। एक होता है सोघर्म जिसको कि ज्वार बोलते हैं, ठीक है। किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है, भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। सोघर्म जो है ना, किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी। भूमि संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में स्यावर्तक, वेदिका निर्माण और वायु रोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसलीय खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। मृदा सुधार के अंतर्गत क्या आता है? मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मिश्रित कृषि और बहुफसलीय खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जाता है। मतलब मृदा की उर्वरता को क्या हुआ, मृदा की उर्वरता को कैसे पोषित किया जाता है, मतलब मृदा की उर्वरता को कैसे बनाए रखा जा सकता है, इसका कहने का ये कारण है। मृदा की उर्वरता को कैसे बनाए रख सकता है? रखने के लिए उसमें मिश्रित खेती होनी चाहिए। और फसल चक्र, मतलब फसल चक्र का मतलब क्या, मतलब कि हर एक मौसम में अलग अलग। मिश्रित कृषि की अलग अलग फसल को उगाना, या तो बहुफसली है, मतलब कि एक ही खेत में अनेक प्रकार का, थोड़ा सा अति भी मटर बूंदी है, थोड़ा सा सरसों बूंदी है, यही हुआ बहुफसली। तो इससे क्या होता है, मृदा के मतलब कि उर्वरा शक्ति बना रहता है। तो इस तरह से हम सब लोग पूरा मृदा पढ़ लिए, इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। बताइए, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? ऑप्शन दे रहे हैं, मालवा पठार, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र, मेघालय पठार। शिवालिक पहाड़ियों का पाद क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों का पाद क्षेत्र। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? ऑप्शन दे रहे हैं, मालवा पठार, उत्तर पर्वतीय तराई और आंध्र तटीय क्षेत्र और चंबल घाटी। चंबल घाटी इसमें से अधिक प्रभावित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन का समस्या है? ऑप्शन दे रहे हैं, जबलपुर, भोपाल, मुरैना, खंडवा। मुरैना सही आंसर इसका है। देखिए, चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कार्य निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? ये IAS 1994 में पूछा, क्या है? अवनालिका अपरदन किसको बोलते हैं? जब रील अपरदन की नलियां बड़ी एवं विस्तृत हो जाती है, मतलब जब रील की जब बड़ी हो जाएगी ना, उसी को अवनालिका बोलते हैं, ठीक है। मतलब रील किसको बोलते हैं कि छोटे छोटे जब ये नालियां बन जाती है, जब वही बड़ा आकार में होता है उसको रील बोलते हैं। और इसी रील के कारण जो है ना, चंबल में खो एवं खड्डर का निर्माण हुआ है, ठीक है। बताइए, कृषि भूमि में किसके पौधा उगाने की भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? ऑप्शन देते हैं, सोघर्म, आलू, गेहूं और क्लोवर। सोघर्म। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन सबसे अधिक होता है? पढ़े हैं ना अभी, सोघर्म किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी होता है, सोघर्म। तो ये सोघर्म या IAS में क्वेश्चन पूछा हुआ था। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन, बहुफसली खेती। अरे इसमें बोल रहा है कि कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है, अभी तुरंत हम बताएं। फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन, बहुफसली खेती। बीज संशोधन नहीं है। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति को वृद्धि हेतु। फसल चक्र होता है तो मृदा की उर्वरता में वृद्धि, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका पूरा क्वेश्चन लगभग यही क्वेश्चन सभी जगह। देखिए, घटना चक्र में एक जैसा क्वेश्चन 2-3 गो रहता है, तो हम सब लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए। आज और जो हम पढ़ते हैं, प्राकृतिक वनस्पति पढ़ते हैं। ये एक प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे, आज का ये लास्ट टॉपिक होगा। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति पढ़ते हैं, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकता की प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? जैसे कि जंगल सब होता है ना, प्राकृतिक वनस्पति, वहाँ अगर कोई कुछ उग गया, फल उग गया, फल उग गया, कुछ भी उग गया, तो अपने अनुसार क्या करता है, वातावरण के अनुसार अपने अनुसार ढालता है और अपने अनुसार विकसित होता है, अपने अनुसार उसमें फल आता है। उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करता है, जिनमें वर्षा हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, मिट्टी हो गया, समुद्र तल से ऊंचाई हो गया, भूगर्भिक संरचना हो गया।
तो वनों का प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन पूछता है वनों का प्रकार किस भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करता है? अनेकों मतलब बताइए कौन कौन करता है, बताइए। रेनफॉल, वर्षा, तापमान, वर्षा हो गया, वर्षा हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, मिट्टी हो गया, समुद्र की ऊंचाई हो गया और भूगर्भिक संरचना हो गया। कौन कौन हो गया? वर्षा, तापमान, भूगर्भीय संरचना, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई। मतलब लगभग 6 गो होता है, ठीक ना। इसका जो होता है ना वनों के प्रकार के भौगोलिक तत्वों के निर्भर होता है। वर्षा हो गया, तापमान हो गया, उसका आर्द्रता हो गया, मिट्टी हो गया, समुद्र तल से ऊंचाई हो गया और भूगर्भिक संरचना हो गया, ठीक है। इस तत्वों के प्रभावाधीन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन उगते हैं। इस आधार पर वनों का निम्नीकरण वर्गीकरण किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, मतलब इस प्रकार से जो है ना इस वन को कितने मतलब कि 4-5 भागों में बांटा गया, ठीक ना। जैसे कि हो गया उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन एक होता है, तीसरा नंबर में होगा उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, चौथा नंबर हो जाएगा वेलांचली और अनूप वन, 5वां हो जाएगा पर्वतीय वन। तो कौन कितना भागों में बटा है? 5 भाग का नाम बोलिए। एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्ण वेलांची और अनूप वन और एक होता है पर्वतीय वन। कौन? पर्वतीय वन। नहीं, पर्वतीय वन। हाँ, आप जो है ना हम सब लोग इसका डिटेल्स में पढ़ते हैं। जैसे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन, इसी को बोलते हैं, ठीक है। देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? आर्द्र तथा उष्ण भागों में। अत्यधिक आर्द्र और उष्ण भागों में क्या मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आग एवं आर्द्र एवं उष्ण भागों में, आर्द्र एवं उष्ण हाँ। भागों में। इन क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा सापेक्षिक आर्द्रता 70% अधिक होती है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है? 70% से है औसत वर्षा होती है यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक और आर्द्रता रहती है लगभग 70% से अधिक, ठीक है। इन क्षेत्रों में औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। तापमान देखिए, अगर पूछेगा कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कितनी वर्षा होती है भाई, जो 225 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से अधिक और 70 और सेंटीमीटर इसकी आर्द्रता रहती है है और इसका तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड। 22 डिग्री से क्या क्या इसमें पाया जाता है? अच्छा से बोलिए। देखिए, पूछता है इसका जो होता है ना, इस क्षेत्र में औसत जो वार्षिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। आर्द्रता 70%, सापेक्ष आर्द्रता 70% और तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान जो हो गया 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये बड़े सघन तथा ऊंचे होते हैं, ठीक ना। ये कैसा होता है? बड़े सघन होते हैं और ऊंचे होते हैं। विभिन्न जाति के वृक्ष के पत्तों को गिरने का समय भिन्न भिन्न होता है, जिस कारण संपूर्ण वन सदाबहार रहता है। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का वह क्षेत्र बताइए। असम हो गया, केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, ठीक ना। बताइए तो कौन कौन आता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में? कहाँ कौन कौन क्षेत्र आता है बताइए? कौन कौन आता है बताइए? असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। वैसे कि देखिए इसमें आ गया असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तट मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान आता है। पश्चिमी तटीय मैदान पता है ना किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? इधर इसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। इसको नीचे वाला को केरल हो गया, इसमें अब देखिए, ठीक है। अब जो है ना ये हो गया। अब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का मुख्य वृक्ष सिनकोना, रबर, मोहगनी, एबोनी, नारियल, बांस तथा आयरन वुड है। बताइए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का वृक्ष बताइए। नारियल, बांस, सिनकोना, रबर, मोहगनी, एबोनी, नारियल, बांस, आयरन वुड है, ठीक ना। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले भाग में उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक ना। अर्ध सदाबहार वन जहाँ वर्षा कम हाँ, होती है। ये वन सदाबहार एवं आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनके मुख्य रूप से साइडर, होलक तथा केल प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें साइडर, होलक तथा केल
प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। किसमें? उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन में। अब देखिए दूसरा नंबर में होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती तथा मानसूनी वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती तथा मानसूनी वन अथवा मानसूनी वन, ये वन भारत में बहुतायत पाए जाते हैं, ठीक ना। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 70 से 200 तक में कौन वन पाया जाता है? यही उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन जाता है, जो 70 से 200 मीटर हुआ सेंटीमीटर वर्षीय हुआ, उसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए। और जिसमें 200 से अधिक पाया जाएगा वो सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। और जो 70 से 200 होगा उसमें मानसूनी वन या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाएगा। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन एवं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रायः भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपात क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालें, उड़ीसा आदि में पाए जाते हैं। साल, सागवन, शीशम, महुआ, अम्बल, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। इन वन में कौन कौन होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती में? साल, सागवन, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन। साल, सागवन, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन, ये किस वन में होता है? ये पर्णपाती है या मानसूनी है, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए। अब जो देखिए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती आ गया, ठीक ना। वो कहाँ पाया जाता है? भारत के उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क कहाँ होता है? 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये वन प्राय पठार से अधिक वाले क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। बिहार के मैदानी वाले भाग में पाए जाते हैं। शुष्क ऋतु प्रारंभ होते ही इन वनों के पेड़ों को पत्ते झड़ जाते हैं। शुष्क ऋतु आते ही मतलब कि शुष्क ऋतु। इन वनों में मुख्यतः अक्सलवुड, तेंदू, पलाश, अमलतास, खैर, पीपल, नीम, साल आदि के वृक्ष आते हैं। किस वन में? नीम साल वृक्ष के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में। इसमें साल, शीशम सब आता है, ठीक ना। आर्द्र क्षेत्र की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्र की ओर कांटेदार वनों में मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए अब जो है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन में चलते हैं। कौन वन में? कटीले वन में चलते हैं, ठीक। देखिए ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होता है। कटीले वन कहाँ पाया जाता है? 70 सेंटीमीटर से जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होता है वहाँ कटीले वन पाए जाते हैं। हाँ, जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होता है इन वनों में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कटीले वन, झाड़ी एवं कई प्रकार की घासें पाई जाती है, ठीक ना। ये वन मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। कहाँ? उत्तर पश्चिम भागों में। आप कहाँ बोल रहे हैं? भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब उष्ण कटिबंधीय कटीले वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बंजरिया जो होते हैं भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए कहाँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक ना। कौन? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। इसमें वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ का वन जो होता है कटीले होता है। हाँ, अक्सिया, खजूर, यूफोरबिया, बबूल, बैर, नागफनी आदि इस वन के मुख्य पदार्थ कौन कौन बताइए? ये हो गया आकाशिया, बबूल, खजूर, नागफनी, ये सब उष्ण कटिबंधीय कटीले वन है। इसमें जो है ना उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, इसमें 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा। अब होता है वेलांचली और अनूप वन, ठीक ना। भारत में चौथा नंबर में ये नंबर वेलांचली और अनूप वन। भारत में वेलांचली और अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र एवं समुद्री तटीय क्षेत्र में होता है, ठीक ना। आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण के दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तट क्षेत्र के लेगून और अन्य आर्द्र भूमि, राजस्थान, गुजरात एवं कच्छ के लवणीय क्षेत्र वाली भूमि, गुजरात के पूर्वी से राजस्थान
राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि और लैगून झील, गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल के दलदली क्षेत्र में ये सब पाया जाता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा घाटी, बाढ़ के मैदान तथा उत्तरी पूर्वी भारत में हिमालय गिरिपद क्षेत्र में स्थित दलदली एवं अनूप क्षेत्र, ये सब है, समझे ना। यहाँ मतलब ये सब बन पाया जाता है। जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के पर्वतीय झीलें एवं नदियां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन एवं अन्य आर्द्र भूमियां। तो इस तरह से ये हमसे देखिए मैंग्रोव, मैंग्रोव किसको बोलते? मैंग्रोव वनस्पति लवणीय, दलदलीय, ज्वारीय, क्रिक, पंख, मैदानी तथा ज्वारनाद के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाया जाता है? लवणीय, दलदली, ज्वारीय, पंख, मैदानी तथा ज्वारनाद के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है मैंग्रोव वन। ठीक ना। जिनके जगह पानी में डूबी रहती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का अत्यधिक विकास पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। बताइए तो मैंग्रोव वन का विकास भारत में कहाँ कहाँ हुआ है? ज्वारीय, क्रिक, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टाई भाग में, सुंदरवन क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। ठीक ना। मैंग्रोव वनस्पति का अत्यधिक विकास पश्चिम बंगाल, सुंदरवन डेल्टा एवं क्षेत्र एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। ठीक ना। ये वनस्पतियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में मिलती है। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष की बहुलता है, जिसके नाम से इसे सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरवन सुंदरी वृक्ष की बहुलता है। अब देखिए पर्वतीय वन बच गया। ठीक ना। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में भी परिवर्तन होता है। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में भी परिवर्तन होता है। पर्वतीय क्षेत्र में जैसे ऊंचाई आती है ना, तापमान में तो कमी आती है, साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में भी परिवर्तन आता है। पर्वतीय वन को पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, पर्वतीय समशीतोष्ण वन, उप अल्पाई वन एवं अल्पाई वन के रूप में विभाजित किया जाता है। देखिए पर्वतीय वन को किस किस में विभाजित किया जाता है? पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन में, पर्वतीय समशीतोष्ण वन में और उप अल्पाई वन में। किस किस को में? पर्वतीय समशीतोष्ण वन, अल्प अल्पाई वन और पर्वतीय समशीतोष्ण वन। देखिए पर्वतीय उष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत चौड़ी पत्ती वाले वन, पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत चौड़ी पत्ती वाला वन, पाइन एवं सूक्ष्म सदाबहार वन आते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट के साथ शांत घाटी में भी पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट के साथ शांत घाटी में पाए जाते हैं। शांत घाटी में जहाँ इस प्रकार के वनों में पुंसपार, दालचीनी और रोडोडेंड्रोन सुगंधित घासें पाई जाती है। वहीं पूर्वी हिमालय में ओक, एल्डर, चेस्टनट, बर्च एवं चेरी जैसे पेड़ पाए जाते हैं। पाइन वन शिवालिक पर्वत के सूक्ष्म ढालों में पश्चिमी एवं मध्य हिमालय, खासी, नागा एवं मणिपुर पहाड़ियों में पाए जाते हैं। पाइन वन कहाँ पाया जाता है? शिवालिक पर्वत के सूक्ष्म ढालों में। पाइन वन शिवालिक पर्वत के सूक्ष्म ढालों में, पश्चिमी एवं मध्य हिमालय में, पश्चिमी तथा मध्य हिमालय में, खासी में, नागा एवं मणिपुर पहाड़ी पाया जाता है। पाइन वन कहाँ कहाँ पाया जाता है बताइए एक बार? शिवालिक पर्वत के सूक्ष्म ढालों में, पश्चिमी एवं मध्य हिमालय में, खासी में, नागा मणिपुर पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कौन? पाइन वन। ये जो न पाइन वन में ये चीर ओक, ये तो हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया। मतलब ये जो चीर ओक, रेडोड्रफ एवं पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। सूक्ष्म सदाबहार वन शिवालिक पर्वत एवं हिमालय की तलहटियों में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। सूक्ष्म सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? शिवालिक पर्वत एवं हिमालय के तलहटियों में पाया जाता है, जो 1000 मीटर की ऊंचाई तक होता है सूक्ष्म सदाबहार वन। ठीक ना। सूक्ष्म सदाबहार। ठीक है। अब देखिए पर्वतीय शीतोष्ण वन। ठीक है। पर्वतीय शीतोष्ण वनों को आर्द्र, नम एवं सूक्ष्म वनों में वर्गीकृत किया जाता है। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन उत्तर भारत में नेपाल के पूर्व एवं अरुणाचल प्रदेश में 18,000 से 3,000 मतलब 1800 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन? पर्वतीय शीतोष्ण वन। पर्वतीय शीतोष्ण वन।
200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र में पाया हाँ, ये अरुणाचल प्रदेश, नेपाल एवं 1800 से कितना 3000 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। दक्षिण भारत में ये वन नीलगिरी पहाड़ी एवं केरल की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक ना। नीलगिरी पहाड़ी वाले केरल की ऊंचाई वाले। उत्तर में इन वनों की 3 परत पाए जाते हैं। उत्तर परत के रूप में शंकुधारी वृक्ष, मध्यवर्ती परत में पर्णपाती वृक्ष जैसे ओक एवं निचली परत में रोडेंड्रोन एवं चंपा वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय समशीतोष्ण एवं वन पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत पश्चिमी भाग में चौड़ी पत्ती वाले ओक, भूरे ओक, अखरोट, रोडोडेंड्रोन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में अत्यधिक वर्षण के कारण सघन वनस्पति पाए जाते हैं। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वर्ण वृक्ष, फर्न, बांस के साथ शंकुधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं। पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वन मुख्यतः लाहौल, किन्नौर, सिक्किम एवं हिमालय के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में छोटे शंकुधारी वृक्ष, ओक, मेपल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं अधिक ऊंचाई पर फर, जूनिपर, देवदार एवं चिलगोजा भी पाए जाते हैं। ठीक है, बताइए अल्प अल्पाइन वन, उप अल्पाइन वन, उप अल्पाइन वन। उप अल्पाइन वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। कहाँ तक? 2900 से 3500 मीटर तक अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में इसके अंतर्गत जूनिपर, रोडोडेंड्रोन एवं फालसेब वनस्पतियां पाई जाती है। वहीं पूर्वी हिमालय में लाल फर, काला जूनिफर, बर्च, लार्च समान रूप से पाए, मतलब भोजपात जो जुड़ते हैं अल्पाइन में। अल्पाइन वनों का नाम नम एवं शुष्क के रूप में विभाजित किया जाता है। नम अल्पाइन वन हिमालय में सभी स्थानों के साथ साथ म्यांमार सीमा के निकटवर्ती उच्च पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इनमें छोटी झाड़ियां, काई एवं फर्न, रेडोडोड्रोन एवं बर्च पाए जाते हैं। ठीक है ना, बर्च जिसको भोजपत्र बोलते हैं। शुष्क अल्पाइन वन 3000 से 4900 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। शुष्क अल्पाइन वन 3000 से 4900 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इनमें काले जूनिपर, मधुमाली एवं विलो वनस्पति पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रकार के वन जैसे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 2.61%, कुल क्षेत्रफल है इसका। उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन 9.27%। इस तरह से बहुत सारा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, देखिए देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। कौन? देवदार समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पाए जाने वाला वृक्ष है। देवदार समुद्र तल से ऊंचाई पाए जाने वाला सर्वाधिक वृक्ष है, मतलब समुद्र तल ऊंचाई पर है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पौधा का नाम बताइए। देवदार। प्रायद्वीप पहाड़ों पर मुख्यतः मैग्नोलिना, लारेन, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीर, पाइन एवं स्प्रूस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा का जंगल की आग कहा जाता है। किसको जंगल का आग कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल का क्या बोलता है? आग कहा जाता है। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल का फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक ना, इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पलाश के ढाक। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राज के पुष्प घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश का राज के पुष्प किसको? राजकीय पुष्प ने घोषित किया। हाँ, किसको? पलाश को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हो गया पलाश। हाँ, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देश्य वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। सामाजिक वानिकी में प्रमुख बहुउद्देश्य वृक्ष का उदाहरण क्या है? खेजरी। हाँ, खेजरी वृक्ष का मरुस्थल का राजा कहा जाता है। मरुस्थल का राजा? खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। देखिए, इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी पर कार्यक्रम से इसे वरीयता दी गई है। खेजरी को उत्तराखंड के चीर वनों से प्राप्त होने वाले लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट इत्यादि बनाने में होता है।
जिसका उपयोग क्या होता है, कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट इत्यादि बनाने में होता है। लीसा से बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन बनाने में, पेंट बनाने में आदि में किया जाता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। कहाँ का लीसा? मोहगनी मूलतः उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। मोहगनी कहाँ का वृक्ष है? मूलतः उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। ठीक है, इस तरह से हम लोग पूरा इसका पढ़ लिए। थोड़ा सा ये इंटरेस्टेड नहीं था प्राकृतिक वनस्पति। हाँ, देखिए इसका प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। अब भोजपत्र वृक्ष मिलता है, ये मिलता है हिमालय में मिलता है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर। इसका पहले भी हम सब एक बार चर्चा कर चुके हैं। कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग? खैर। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त होता है। खैर वृक्ष भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत पूरे भारत में, लेकिन विशेषकर सूखा क्षेत्र में। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सोगान तथा साल किसके उत्पाद हैं? पतझड़ी वन। उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पतझड़ी वन का। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। ऑप्शन दे रहे हैं, अधिक, कम, वैसा ही, असंबंधित, परिवर्तित। कम होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से कम होता है। बताइए, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है? वन है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य? ऑप्शन दे रहे हैं, चीड़, देवदार, सिल्वर और नीला फाइन। देवदार किधर होता है? पश्चिमी हिमालय शीतोष्ण पेटी पर। बताइए, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता? ऑप्शन दे रहे हैं, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? ऑप्शन दे रहे हैं, असम, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ में नहीं उगता। छत्तीसगढ़ में क्या नहीं उगता है? सिनकोना वृक्ष। लेकिन देखिए, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र होता है जो असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम तटीय मैदान में। हाँ, जबकि छत्तीसगढ़ में ये नहीं होता। छत्तीसगढ़ जो है ना उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। जी सर। निम्न में से किसे जंगल का आग कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। मोनोस्पर्मा। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सागौन का वन पाया जाता है। मतलब झारखंड को छोड़कर जो है ना, ये तीनों, मतलब कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये तीनों में पाया था। लेकिन इसमें दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। तो झारखंड को छोड़कर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सागौन का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, हो सकता है। हाँ, लेकिन तीनों रहेगा तो खास करके मध्य प्रदेश में आइए। अब देखिए, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होता? ऑप्शन दे रहे हैं, कटहल, गुड़हल, आर्किड, फर्न। फर्न में फूल नहीं होता है। फर्न क्या होता है जी? देखें, एक समझिए, बताइए। अच्छा देखिए, एक मिलान करने वाला दिया है। जी सर। उष्णकटिबंधीय दिया हुआ मिलान करने वाला, और किस वन में होता है? मतलब उष्णकटिबंधीय वन, एक सूची 1 और सूची 1 दिया है, सूची 1 और सूची 2 दिया है। उष्णकटिबंधीय वन दिया है, शंकु वृक्ष वन दिया है, कच्छ वनस्पति दिया है, पतझड़ वन दिया है। सूची 2 में दिया है सुंदरवन, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, साइलेंट वैली। बताइए, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली में। और शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में, और कच्छ वनस्पति सुंदरवन, और पतझड़ वन राजस्थान। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, और शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश, और कच्छ वनस्पति और पतझड़ वन राजस्थान में। लंबी जड़ों और नकुले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। ये सब वन पाए जाते हैं। ये जबकि ये IAS में का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पाया जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं देवदार, चीर, साल, सागौन। अभी बताइए। देवदार जो समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पाता है। अभी तुरंत इसको पढ़े। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंध के रूप में किया जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। मध्य प्रदेश ऑप्शन सही आंसर है। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति का जाति नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं जूनिफर, मोहोगनी, सिल्वर फर और स्प्रूस। मोहोगनी जो है ना हिमालयी वनस्पति का जाति नहीं। ये IAS 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देश्य वृक्ष का एक उदाहरण है। ऑप्शन दे रहे हैं शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस, खेजरी। खेजरी जो है ना सामाजिक वानिकी में प्रचुर प्रयुक्त बहुउद्देश्य वृक्ष का एक उदाहरण है। यह ऑप्शन इसका सही आंसर खेजरी हो गया। लीसा प्राप्त होता है चीर के वृक्ष से। लीसा प्राप्त होता है चीर के वृक्ष से। देखिए तारपीन का तेल इसी से बनता है। ये जो है ना लीसा जो है इसी से तारपीन का तेल बनता है, जिसका उपयोग कागज। लीसा से बिरोजा और तारपीन का तेल निकाला जाता है। ठीक है। अब देखिए एक मिलान करने वाला और ये IAS प्री 2002 में पूछा गया। देखिए एक जगह दिया कुछ वनस्पति, एक जगह दिया है राज्य। जैसे कि अचरा रत्नागिरी ये वनस्पति है, ये किस राज्य में पाया था बताइए? अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और दूसरा दिया है वनस्पति कुंडापुर ये कहाँ पाया था? कर्नाटक में पाया था। कुंडापुर कर्नाटक में। और पिचवरम कहाँ पाया था? तमिलनाडु में। और वेम्बनाड कहाँ पाया था? वेम्बनाड एक झील भी है और वेम्बनाड एक वनस्पति भी है जो कि दोनों केरल में पाया था। अच्छा ये बताइए भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति ऑप्शन दे रहे हैं असम और नागालैंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, असम और केरल। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन असम और केरल में होता है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ऑप्शन दे रहे हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश। देखिए और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ऑप्शन दे रहे हैं पश्चिम बंगाल, गया, कैमूर, नवादा। सॉरी देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। पश्चिम चंपारण ये BPSC 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम सब लोग आज बहुत सारी मिट्टी पढ़ लिए और प्राकृतिक वनस्पतियां पढ़ लिए। तो हम सब लोग आज यहीं तक रखते हैं। आगे का जो होगा सिंचाई एवं नहरें होगा। तो हम सब लोग जितना भी हम सब लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे से और डिटेल्स वाइज से लाइन बाय लाइन घटना चक्रा कर रहे हैं। अगर आप सब लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।